ट्रांजिस्टर शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहला होता है ट्रांस, दूसरा होता है रेजिस्टेंस। ट्रांस का मतलब होता है स्थानांतरित करने वाला और रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध से है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर वह युक्ति होती है जो निम्न प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध की ओर एम्पलीफाई करती है। अब एम्पलीफाई करना क्या होता है? किसी निम्न सिग्नल को या कमजोर सिग्नल को उच्च सिग्नल में बदलना एम्पलीफाई करना कहलाता है। ऐसे ही जो ट्रांजिस्टर होता है वह निम्न प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध की ओर एम्पलीफाई करके क्या करता है? प्रेषित करता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, और यह एक एक्टिव डिवाइस या सक्रिय पुर्जा होता है, ठीक, जो धारा एवं करंट के ऊपर क्या करता है? कार्य करता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? एक्टिव डिवाइस बोला गया है, ठीक। जो आपकी पैसिव डिवाइस होती है, जैसे आपका रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, वह क्या होते हैं? पैसिव डिवाइस होते हैं। लेकिन जो आपका ट्रांजिस्टर है वह क्या होता है? एक्टिव डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आईसी वगैरह बनती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, या जो आप उपकरण देखते हो उनमें कंट्रोल करने के लिए जो एक प्लेट बनती है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट रहती है, उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर ये क्या करता है? एक स्विच की तरह कार्य करता है, कहीं कहीं पर यह वोल्टता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा, और कहीं कहीं यह धारा को कम या ज्यादा करने के लिए भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में क्लियर हुआ सभी लोगों को? क्या होता है ट्रांजिस्टर, किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। ध्यान रखना, यह एक प्रवर्धक, दोलित्र तथा स्विच की भांति क्या करता है? कार्य। ट्रांजिस्टर के वर्गीकरण में जो हमारा पहला बिंदु है वह है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। क्या होता है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर? हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिस्टर मुख्यतः धारा प्रचालित युक्ति है। जो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है इसमें दो प्रकार के आवेश वाहक पाए जाते हैं। एक होते हैं माइनॉरिटी, जिनको अल्पसंख्यक बोलते हैं, और एक होते हैं मेजॉरिटी, जिनको हम बोलते हैं बहुसंख्यक। कभी होल अल्पसंख्यक आपको देखने को मिलेंगे, कभी इलेक्ट्रॉन आपको अल्पसंख्यक देखने को मिलेंगे, कभी होल ज्यादा रहते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं। लेकिन जो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है वह एक प्रकार के आवेश वाहकों को ही अपने अंदर से क्या करने देता है? प्रवाहित होने देता है। वह एक समय में या तो होल को प्रवाहित होने देगा, या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनको प्रवाहित होने देगा। तो समझ में आया? एक समय में एक ही प्रकार के आवेश वाहकों को प्रवाहित होने देने वाले ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारा जिसको FET बोलते हैं, ठीक। FET का फुल फॉर्म क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा ट्रांजिस्टर है हमारा, वह है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है? यह दोनों प्रकार के आवेश वाहकों को अपने अंदर से क्या है? प्रवाहित होने देता है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, दोनों प्रकार के आवेश इसमें से आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम PNP और NPN ट्रांजिस्टर को देख सकते हैं, जिसमें हमारे जो अल्पसंख्यक आवेश जैसे कि होल या इलेक्ट्रॉन, या बहुसंख्यक आवेश होल या इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या होते हैं? एक ही समय में प्रवाहित हो जाते हैं, या इसमें से क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बाइपोलर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें जो पहला टर्मिनल होता है वह एमीटर होता है, दूसरा टर्मिनल बेस होता है, और तीसरा टर्मिनल कलेक्टर होता है। इन तीनों को हम वन बाय वन समझेंगे कि क्या होते हैं। इनको दूसरे शब्दों में हम टर्मिनल को इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ट्रांजिस्टर में जो बाईं ओर का टर्मिनल होता है उसको एमीटर बोला जाता है। इसमें सबसे ज्यादा डोपिंग की जाती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो अशुद्धियों की मात्रा रहेगी वह क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। और जब अशुद्धियों की मात्रा सबसे ज्यादा रहेगी तो जो इसमें अधिकता में पाए जाने वाले आवेश वाहक
या अधिक मात्रा में पाए जाने वाले आवेश वाहक, जो कि एक समय में होल भी अधिक हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अधिक हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कब अधिक होंगे? जब वह एनपीएन प्रकार का ट्रांजिस्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वह बहुसंख्यक रहेंगे, तो वहां से क्या होगा, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट होंगे। और यदि होल उस समय बहुसंख्यक अवस्था में है, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में होते हैं, तो उस समय यह एमिटर किसको अधिक से अधिक संख्या में एमिट करेगा? होल को एमिट करेगा। तो समझ में आया क्या होता है एमिटर? ठीक, बहुसंख्यक आवेश को अधिक से अधिक संख्या में आगे भेजना, प्रसारित करने वाला टर्मिनल एमिटर कहलाता है। और इसमें जो डोपिंग की मात्रा होती है वह क्या होती है? जो बीच वाला टर्मिनल होता है उसको बेस बोला जाता है। बेस का आकार एमिटर एवं कलेक्टर से छोटा होता है। इसमें जो डोपिंग लेवल होता है वह भी कम होता है। डोपिंग लेवल इसमें आपको 10⁻⁶ मीटर देखने को मिलेगा। यह क्या करता है? एमिटर से जो बहुसंख्यक आवेश वाहक आते हैं उनका कुछ अंश अपने पास रख लेता है और बाकी अंश को क्या कर देता है? कलेक्टर को ट्रांसमिट कर देता है। यह एमिटर एवं कलेक्टर के मध्य में पाया जाने वाला टर्मिनल होता है, जो दोनों को क्या करता है? दोनों के एमिटर एवं कलेक्टर के कार्य में सहयोग प्रदान करता है। और इसको बी अक्षर से दर्शाया जाता है। इसको किससे दर्शाया जाता है? बी से। और जो हमारा एमिटर होता है उसको ई अक्षर से दर्शाया जाता है। ट्रांजिस्टर टर्मिनल में हमारा अगला टर्मिनल है कलेक्टर। यह ट्रांजिस्टर के दाहिनी ओर पाया जाता है। कलेक्टर क्या करता है? जो बेस से मेजॉरिटी कैरियर या बहुसंख्यक आवेश आते हैं उनको एकत्रित करने का कार्य करता है। और आपको पता है कि बेस में कहां से आते हैं बहुसंख्यक आवेश? एमिटर से। और बेस क्या करता है? कुछ अंश अपने पास रखने के बाद बाकी को कलेक्टर में भेज देता है और कलेक्टर वही बहुसंख्यक आवेश को एकत्रित करता है। कलेक्टर का आवेश, कलेक्टर का आकार तीनों टर्मिनल से क्या होता है? बड़ा होता है। इसका आकार एमिटर एवं बेस से भी क्या होता है? बड़ा होता है। और बड़ा होने के कारण जब यह बहुसंख्यक आवेश को एकत्रित करता है तो इसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह ऊष्मा थोड़ी सी वितरित हो जाए, इसलिए हम इसका आकार क्या करते हैं? दोनों टर्मिनल से बड़ा रखते हैं। ठीक है। और इसको अंग्रेजी के सी अक्षर से दर्शाया जाता है। इसके पहले आप लोगों ने ट्रांजिस्टर का परिचय देखा था और उसके टर्मिनल के बारे में देखा था। अब हम देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर की संरचना। सबसे पहले यहाँ देखिए, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल पाए जाते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर, जिसमें कलेक्टर का आकार सबसे बड़ा होता है, उसके बाद एमिटर का आकार होता है और उसके बाद सबसे छोटा आकार होता है बेस का। ठीक है, यह इसके टर्मिनल है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब समझना है इसकी संरचना क्या होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है वह एक अर्धचालक युक्ति है जो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम से निर्मित किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? 2 पी प्रकार के पदार्थों को साइड में रखकर और एक एन प्रकार के पदार्थ को बीच में रखकर एक सैंडविच की तरह क्या करते हैं? एक पुर्जे का या एक संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिससे ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। इसमें यदि हमने 2 पी प्रकार के पदार्थों को, यहाँ देखिए ये पी प्रकार का पदार्थ और यह पी प्रकार का पदार्थ है, इसके बीच में हमने क्या रख दिया? एन प्रकार का पदार्थ, तो यह क्या बन गया हमारा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। और 2 एन प्रकार के पदार्थ हमने साइड में रखकर बीच में रख दिया पी प्रकार का पदार्थ, तो यह क्या बन गया हमारा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। यह आपको ध्यान रखना है, यह बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, यूनिपोलर नहीं है। यूनिपोलर में किसका एग्जांपल आता है? एफईटी का, जिसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दोनों एग्जांपल जो
आपका बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है जिसको बीजेटी बोलते हैं। यह दोनों उसके एग्जाम्पल है। यदि हम प्रतीक की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्रतीक आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ये बेस टर्मिनल हो गया और ये एमीटर टर्मिनल हो गया। इसमें आप देखेंगे कि बीच वाला तो बेस है, ऊपर वाला कलेक्टर है। इसमें एक एरो का निशान बना होता है और यही एरो का निशान डिसाइड करता है कि यह कौन सा टर्मिनल है। हमेशा एरो का निशान जिस टर्मिनल में बना होगा उसको आप एमीटर मान के चलोगे, और यदि एरो का निशान अंदर की ओर जा रहा है तो वह पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और यदि एरो हेड का निशान बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो वह एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो आपने इसकी संरचना देखी, ठीक। अब इसमें जो जंक्शन होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें दो जंक्शन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बेस एमीटर जंक्शन बोल देंगे, और इसको हम बोल देंगे बेस कलेक्टर जंक्शन बोल देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इसमें थोड़ा सा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो बीजेटी प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है उसको हम दो डायोड की सहायता से बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दो डायोड को विपरीत डायरेक्शन में लगा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये हमारी बेस लाइन है, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, दो विपरीत डायोड को क्या कर दिया, यहाँ पर हमने अरेंज कर दिया। एक डायोड को इस तरफ कर दिया और एक डायोड को क्या कर दिया, इस तरफ कर दिया। एक डायोड क्या हो गया, डायोड ही नहीं बनता यार। एक डायोड हमने क्या किया, इस तरफ अरेंज कर दिया, ठीक। इसी को जब हमने आगे थोड़ा इसमें और सुधार किया, आप देखिए एक डायोड को हमने इस तरफ लगा दिया, एक को इस तरफ लगा दिया। अब इसमें आपको पता है कि डायोड दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, पी और एन और पी और एन, ठीक। फिर हमने इसी युक्ति को उठाया और यहाँ पर हमको कितने खांचे मिले, यहाँ पर हमको कितने खांचे मिल गए, 4 खांचे मिले, ठीक। जिसमें आपको पता है, इसमें देखिए अपन ने दो डायोड को क्या किया, विपरीत डायरेक्शन में लगा दिया। आपको पता है कि जो डायोड पीएन प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, तो इसमें हमें 4 खांचे प्राप्त हुए। इसको हम आपको अरेंज करके दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ आया एन, यहाँ आया आपका पी, फिर आपका पी आया और फिर क्या आ गया, आपका एन आ गया, ठीक। हमने क्या किया, दो कॉमन वाले पार्ट्स हैं, इसको उठाकर एक टी का निर्माण कर दिया, ठीक। और इसी टर्मिनल को हमने क्या बोल दिया, आगे चल के इसी टर्मिनल को हमने बेस बोल दिया, और यहाँ पर हमने नॉर्मली एन को रख दिया और यहाँ पर हमने नॉर्मली एन को रख दिया। इस प्रकार से हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा एमीटर और इस तरफ आपका हो जाएगा कलेक्टर, और ये हो गया बेस। और यहीं पर जब हम क्या करेंगे, इसके विपरीत टर्मिनल कर देंगे तो यहाँ पर हमको कौन सा मिल जाएगा, पी एनपी मिल जाएगा। अभी हमको कौन सा मिला है, एनपीएन मिला है, ठीक। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर की संरचना होती है और इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। किसी को कोई सवाल, कंफ्यूजन? ठीक। आप लोगों ने ट्रांजिस्टर की संरचना देखी कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं और कौन कौन से पदार्थ होते हैं। कल हमने ट्रांजिस्टर के प्रकार भी देखे थे, पीएनपी और एनपीएन। आज हम ट्रांजिस्टर के जो प्रकार होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, उनकी वर्किंग समझते हैं या संरचना समझते हैं कि वो कैसे कार्य करते हैं और उनके अंदर जो पूरा वर्क होता है वह किस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो हमारा पहला ट्रांजिस्टर है वह है एनपीएन ट्रांजिस्टर। हम समझते हैं कि कैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कार्य करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से पहला होता है एमीटर जो लेफ्ट हैंड में होता है, बीच वाला होता है बेस और राइट हैंड पे होता है उसको बोलते हैं कलेक्टर। इसमें जब हम तीनों टर्मिनल को अरेंजमेंट करते हैं किसके हिसाब से, एनपीएन ट्रांजिस्टर के हिसाब से, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा एमीटर वाला सिरा है हम उसको बैटरी के रेड सिरे से जोड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड वाइज बोलेंगे, और जो हमारा कलेक्टर वाला सिरा है उसको हम बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। और जो बेस है वो तो आपको मालूम है कि कॉमन रहता है,
जब हम ऐसा करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है एनपीएन है, और एन जो पदार्थ होते हैं उसमें आप लोग जानते हैं कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। जो हमारा पी प्रकार का पदार्थ है वह बेस में रहेगा हमारा सैंडविच की तरह, और उसमें प्लस प्रकार जो होल्स की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। और इसके बाद फिर हमारा कौन सा पदार्थ आ जाएगा, एन आ जाएगा, जिसमें हमें फिर यहाँ पर क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखने को मिलेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें जो ब्लैक स्पॉट है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाते हैं, जो खाली निशान है वह दर्शाते हैं होल की संख्या को, और जो ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वह दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन और जो होल है उसका जो पुनर्मिलन होता है, जिसके फलस्वरूप धारा का निर्माण होता है, धारा का प्रवाह होता है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें जब हमने एमीटर को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ऋण चार्ज हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ऋण चार्ज हो गया। तो दोनों ऋण ने क्या किया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। आपको पता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ प्रवाहित हुए, बेस की ओर प्रवाहित हुए या बेस की ओर आकर्षित हुए, और यहाँ पर जाकर कुछ इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर क्या किया, पुनर्मिलन की क्रिया हुई, जिससे यहाँ पर विद्युत धारा का क्या हुआ, प्रवाह आरंभ हुआ। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ही पुनर्मिलन का कार्य कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर होल की संख्या बहुत कम रहती है और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो जितनी होल की संख्या रहेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे, पुनर्मिलन का कार्य कर पाएंगे। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन में अधिकतम संख्या में रह जाते हैं वह क्या होता है कि कहाँ चले जाते हैं, जो कलेक्टर का तीव्र आकर्षण क्षेत्र है वो उनको क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार से यह पूरी क्रिया हमें क्या होती है, देखने को यहाँ पर मिलती है। और इस प्रकार से जो एमीटर करंट है वह प्रवाहित होकर कहाँ चला जाता है, बेस करंट में चला जाता है। तो आपने देखी किस प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर कार्य करता है। ठीक, अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये आपकी जो लिखी है, यहाँ पर आपकी जो मौजूद रहेगी वह रहेगी आपकी एमीटर करंट, यहाँ पर आपकी रहेगी बेस करंट, और यहाँ पर क्या रहेगी आपकी कलेक्टर करंट। एग्जाम में एक समीकरण आता है, ठीक, उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करना कि जो हमारी एमीटर करंट है, जो हमारी एमीटर करंट है वो किसके बराबर होती है, वह होती है हमारी बेस करंट और कलेक्टर करंट की क्या होती है, बराबर होती है। किसके बराबर होती है, बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होती है। यदि हम यहाँ से इसके डायग्राम के हिसाब से यदि हमने यहाँ से 100% मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या किया, प्रवाहित किया, ठीक, तो यहाँ पर जो बेस में पुनर्मिलन क्रिया में यहाँ पर कितने परसेंट इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5% इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, कलेक्टर में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाएंगे, और जो हमारा एमीटर करंट का प्रवाह है वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, तो इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं कि 5% जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह क्या कर लेते हैं, बेस में पुनर्मिलन कर लेते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर का तीव्र आकर्षण क्षेत्र है वो क्या कर लेता है, उनको अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रकार से एमीटर करंट का प्रवाह कहां तक हो जाता है, कलेक्टर करंट तक संभव हो जाता है। और इसके हिसाब से जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है, कार्य करता है। तो समझ में आया, ठीक, एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। ठीक, इसके पहले आप लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखी कि वह किस प्रकार कार्य करता है। अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखने वाले हैं कि जब हम इसको परिपथ में लगाते हैं तो यह किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को बैटरी के धन और ऋण सिरे से किस प्रकार संयोजित करते हैं वह आपको देखना है।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एमीटर वाला टर्मिनल है हम उसको बैटरी के धनसरे से संयोजित करेंगे, और जो हमारा कलेक्टर वाला टर्मिनल है हम उसको बैटरी के ऋण सिरे से संयोजित करेंगे। बेस हमारा यहाँ पर कॉमन रहता है। इसमें क्या होगा, जो हमारा ट्रांजिस्टर है वह है PNP। तो आपको भी पता है कि पी प्रकार के पदार्थ होते हैं उसमें होल्स की संख्या अधिक होती है, ठीक, होल्स की संख्या अधिक होती है, और जो एन प्रकार के पदार्थ होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, होल्स पे आपको पता है कि किस प्रकार का आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, किस प्रकार का, धन टाइप का आवेश होता है, ठीक। आप इलेक्ट्रॉन में अच्छी तरह से जानते हो किस प्रकार का आवेश रहता है, ऋण प्रकार का आवेश रहता है। जब हम बैटरी के धन सिरे को एमीटर से जोड़ते हैं तो जो यहाँ पर धन आवेश है वह एक दूसरे को क्या करते हैं, धन और धन आवेश क्या करेंगे, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो होल रहते हैं वो कहाँ, इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होंगे। और आपको मालूम है कि बेस में एन प्रकार के पदार्थ के रूप में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है पहले से। तो क्या करते हैं, कुछ जो होल्स हैं वह बेस में आने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेते हैं, पुनर्मिलन कर लेते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है या क्रिया कर लेते हैं। उसके बाद जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह होल्स के साथ क्या कर लेंगे, पुनर्मिलन कर लेंगे। आपको पता है कि जो बेस का आकार छोटा होता है तो उसमें मात्र बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उसने क्या कर लिया, क्रिया कर लिया, और यहाँ से क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो क्या करते हैं, जो अभी देखिए यहाँ पर जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचते हैं वह यहाँ से निकलकर, बेस में से निकलकर होते हुए वो कहाँ चले जाते हैं, वह चले जाते हैं कलेक्टर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं। तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाते हैं, कलेक्टर में। मतलब जाते हुए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक, कलेक्टर के बाहर नहीं जाते। सोचो कि सर यहाँ से निकल के यहाँ से, तो कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं। तो आया समझ में कैसे एमीटर से कलेक्टर तक विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक। और यहाँ भी आपको पता है फॉर्मूला वही लगता है कि जो हमारा एमीटर करंट का मान है वह हमारे कलेक्टर करंट और बेस करंट के क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम यहाँ से 100% इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करेंगे तो 5% इलेक्ट्रॉन क्या रह जाते हैं, इसमें रह जाते हैं बेस में, जो कि क्रिया कर लेते हैं। बाकी 95% इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं, और जो हमारे 5% इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेते हैं, बेस में क्रिया कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। तो सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। आज हम ट्रांजिस्टर की वाइसिंग देखने वाले हैं, क्या होती है। ट्रांजिस्टर वाइसिंग का अर्थ होता है जो ट्रांजिस्टर के टर्मिनल होते हैं उनको नियत मान की डीसी प्रदान करना ही ट्रांजिस्टर की वाइसिंग कहलाती है। उसके इनपुट में जो हमें वोल्टेज देना है वह एक नियत मान का वोल्टेज होना चाहिए। यदि वह वोल्टेज नियत मान का नहीं होगा तो जो उसका आउटपुट हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा, सही आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, वह एक हमें विकृत या खराब आउटपुट हमें प्राप्त होगा। दूसरा, यदि हम उसको नियत मान की डीसी प्रदान नहीं करेंगे तो जो हमारे ट्रांजिस्टर की दक्षता है वह भी क्या होगी, प्रभावित होगी, और जो हमने मानक तय किए हैं इनपुट और आउटपुट के वह प्रभावित होंगे। इसलिए हमें ट्रांजिस्टर को एक नियत मान की डीसी देना ही क्या कहलाता है, वाइसिंग कहलाता है। वाइसिंग के अंतर्गत जब हम इनपुट देते हैं उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इनपुट में कितना वोल्टेज तय है ट्रांजिस्टर में, और यह जो वोल्टेज होता है वह किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता है। ट्रांजिस्टर कौन से मोड में चल रहा है, ट्रांजिस्टर का मान क्या है, ट्रांजिस्टर का इनपुट आउटपुट वोल्टेज क्या है, वह सब क्या करते हैं, इसके प्रदान करने वाले डीसी को क्या करते हैं, तय करते हैं। अब इसमें हम 3-4 प्रकार की और मोड देखेंगे कौन कौन से हैं,
ठीक, वह हम आगे देखते हैं। जनरली हम ट्रांजिस्टर में दो प्रकार की बायसिंग देखते हैं। पहली होती है कलेक्टर बेस बायसिंग और दूसरी होती है एमीटर बेस बायसिंग। कलेक्टर बेस बायसिंग को हम फॉरवर्ड बायस में भी यूज कर सकते हैं, रिवर्स बायस में भी यूज कर सकते हैं। एमीटर बेस बायसिंग को हम फॉरवर्ड बायस में भी यूज कर सकते हैं और रिवर्स बायस में भी यूज कर सकते हैं। और इन्हीं बायसिंग के आधार पर हम ट्रांजिस्टर को कुछ मोड में प्रचालित करते हैं, जिनके बारे में हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। हमें जिस प्रकार का आउटपुट चाहिए रहता है, हम उसी के हिसाब से ट्रांजिस्टर को उस मोड में क्या करते हैं, प्रचालित करते हैं। और भी प्रकार की बायसिंग होती है, लेकिन अभी हम कलेक्टर बेस बायसिंग और एमीटर बेस बायसिंग के आधार पर ट्रांजिस्टर के प्रचालन मोड को यहाँ पर देखने वाले हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग में हम ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस और एमीटर बेस दो प्रकार की बायसिंग में उपयोग करते हैं, और उन्हीं दोनों बायसिंग को हम अपनी उपयोग के हिसाब से फॉरवर्ड में और रिवर्स में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं या उपयोग करते हैं। और जो हमारी उपयोगिता होती है उसी के हिसाब से हम ट्रांजिस्टर का प्रचालन मोड निर्धारित करते हैं। यहाँ आपको 4 प्रकार के प्रचालन मोड समझाने की हम कोशिश करेंगे कि यदि हम ट्रांजिस्टर के टर्मिनल में बायसिंग इस प्रकार रखते हैं तो हमें आउटपुट में उनकी उपयोगिता क्या प्राप्त होगी। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर प्रचालन मोड, जो आपके 4 प्रकार के मोड दिए गए हैं। यह एमीटर जंक्शन है, यह कलेक्टर जंक्शन है और यह उसके उपयोग है। एमीटर जंक्शन का मतलब यह है कि जब हम एमीटर को प्लस में और बेस को माइनस में जोड़ेंगे तो वह कहलाएगा हमारा फॉरवर्ड, और ऐसे ही हमारा कलेक्टर के लिए रहेगा। और जब इनका जो हमें उपयोग लेना है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इनकी बायसिंग क्या करेंगे, तय करेंगे। पहला है हमारा सक्रिय मोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मोड बोलते हैं। यदि हमने एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड में लगाया है और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स में लगाया है तो हमें एक्टिव मोड प्राप्त होगा। और इस मोड का उपयोग हम कहां पर करते हैं, एम्पलीफायर में करते हैं, या एम्पलीफिकेशन के काम में हम एक्टिव मोड का उपयोग करते हैं। एम्पलीफिकेशन कहने का मतलब यह है कि हम कमजोर सिग्नल को उच्च सिग्नल में बदलेंगे या वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में बदलेंगे। और यह तभी संभव हो सकता है जब हमारा एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड में हो और हमारा कलेक्टर जंक्शन किस में हो, रिवर्स में हो। ठीक है, जब भी आपको एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर का उपयोग करना है तो आपको एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड में लगाना होगा और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स में लगाना होगा। दूसरा आता है आपका सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड क्या होता है, जब आपको ट्रांजिस्टर को एक बंद स्विच की तरह कार्य करना है या कार्य कराना है। बंद स्विच का मतलब आप गलत ना समझें, बंद स्विच में आपका परिपथ क्या रहेगा, चालू रहेगा। इलेक्ट्रिकल की भाषा में बंद स्विच को माना जाता है कि आपका परिपथ चालू है। जब आपको परिपथ को चालू रखना है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन मोड। इस डिवाइस में लगाएंगे और कलेक्टर जंक्शन को भी फॉरवर्ड वाइस में लगाएंगे, तभी हमें सैचुरेशन मोड प्राप्त होगा। और जो हमारा ट्रांजिस्टर है वह एक बंद स्विच की तरह या क्लोज स्विच की तरह कार्य करेगा, और इस कंडीशन में हमारा परिपथ अच्छी तरह से कार्य करेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा परिपथ क्या रहेगा, पूर्ण रहेगा, और उसमें जो हमारा वोल्टेज का सप्लाई है या जो भी हमारा इनपुट आउटपुट सिग्नल है वह क्या होगा, प्रसारित होगा या प्रवाहित होगा। अब तीसरा है हमारा कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में हम क्या करेंगे, एमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस में लगाएंगे और कलेक्टर जंक्शन को भी किस में लगाएंगे, रिवर्स बायस में। जब ये दोनों को हम रिवर्स बायस में लगाएंगे तो वह हमारा कहलाता है कट ऑफ मोड। दूसरे शब्दों में बोले इसमें ट्रांजिस्टर पूरी तरह से ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, ऑफ के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है कट ऑफ मोड। इसमें ट्रांजिस्टर आपका खुले स्विच की तरह कार्य करेगा। खुला स्विच मतलब होता है जैसे हम
किसी भी चीज का स्विच बंद कर देते हैं और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वैसे ही इसमें ट्रांजिस्टर में किसी भी प्रकार के सिग्नल वोल्टेज का प्रवाह इसमें क्या है, नहीं होगा। आपका जो चौथा मोड है वह है इन्वर्ट मोड। इन्वर्ट मोड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एमीटर जंक्शन को रिवर्स में लगाना पड़ता है और कलेक्टर जंक्शन को किस में लगाना पड़ता है, फॉरवर्ड में लगाना पड़ता है। इसमें आपको क्या होगा, निम्न एम्पलीफायर गेन प्राप्त होगा। मतलब हम इनपुट जो देंगे हमको गेन तो प्राप्त होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जो पहले वाले मोड में बहुत ज्यादा हमको सिग्नल प्राप्त हो रहे थे। मतलब सिग्नल को क्या किया जाएगा, अल्प मात्रा में अप करके हमको दिया जाएगा। इसमें हमें जो गेन प्राप्त होता है बहुत कम प्राप्त होता है, इसलिए इसको निम्न गेन मोड भी कभी कभी हम क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। तो समझ में आए ट्रांजिस्टर के प्रचालन मोड, इस प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है। बाइसिंग में जो पहली विधि या मेथड है वह है बेस प्रतिरोधक बाइसिंग विधि। नाम से ही स्पष्ट है कि हम प्रतिरोधक कहाँ लगाएंगे, एक प्रतिरोधक लगाएंगे हम बेस में और एक प्रतिरोधक लगाएंगे हम कलेक्टर में। एक जो प्रतिरोधक है वह हमारा वोल्टेज ड्रॉप करने का कार्य करेगा और जो दूसरा प्रतिरोधक है वह हमारा एक लोड रजिस्टर का कार्य करेगा। जो हमारा एमीटर वाला बिंदु है हम उसको क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। हम इसमें इनपुट बेस और एमीटर के माध्यम से देंगे और जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वह कलेक्टर और बेस के माध्यम से प्राप्त होगा। ठीक, इसका डायग्राम हम यहां पर लगा देंगे तो देख लेना। ठीक है। इस विधि में हम एमीटर को कॉमन कर देते हैं या एमीटर को अर्थ कर देते हैं। इस विधि का उपयोग लीनियर एम्प्लीफिकेशन के लिए सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है। ट्रांजिस्टर बाइसिंग में जो हमारी अगली विधि है वह है फीडबैक प्रतिरोधक बाइसिंग विधि। यह जो हमारी बेस बाइसिंग विधि है उसका एक उन्नत संस्करण है या जिसको हम बोले एडवांस वर्जन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो रजिस्टर का एक सिरा है वह हम सीधे कलेक्टर से जोड़ देते हैं और जिसकी वजह से जो हमें रजिस्टर का मान है वो क्या रखना पड़ता है, कम रखना पड़ता है और इसी की वजह से इस परिपथ में हमें एक स्थिर ऑपरेटिंग बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है। ट्रांजिस्टर बाइसिंग में जो हमारी अगली विधि है वह है एमीटर प्रतिरोधक बाइसिंग विधि। यह विधि भी बेस बाइसिंग से मिलती जुलती विधि होती है। इसमें हम एमीटर एवं अर्थ के मध्य एक प्रतिरोधक को संयोजित कर देते हैं और संयोजित कर देते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक प्रतिरोधक बाइसिंग विधि बोलते हैं। इसमें हमें एक स्थिर ऑपरेटिंग बिंदु प्राप्त होता है या हमको एक स्थिर वोल्टेज प्राप्त होता है जिससे हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो सके, ऑपरेट हो सके। एमीटर फीडबैक बाइसिंग विधि में हम जो प्रतिरोधक एमीटर एवं अर्थ पॉइंट के बीच में लगाते हैं उसके कारण हमें आउटपुट में एक डीसी वॉइस प्राप्त होती है या एक स्थिर डीसी वोल्टेज क्या होती है, प्राप्त होती है। ट्रांजिस्टर बाइसिंग में जो हमारी अगली विधि है वह है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग विधि। यह सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। इस विधि को सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हम जो बेस को प्रदान करने वाली बायस या वोल्टेज है उसको स्थिर बनाने के लिए दो रजिस्टर लगाते हैं जिसमें से दोनों रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर के रूप में कार्य करते हैं और जो हमारा बेस है उसको एक स्थिर बायस प्रदान करते हैं या क्या करते हैं, एक स्थिर वोल्टेज क्या करते हैं, उसको प्रदान करते हैं। जो हमारा दूसरे नंबर का रजिस्टर होता है वह
कलेक्टर धारा को कुछ हद तक नियंत्रित करने का कार्य कर। रजिस्टर को वोल्टेज डिवाइडर के रूप में प्रयोग करने पर जो हमारी कलेक्टर धारा है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम जो कैपेसिटर लगाते हैं वह भी हमें एक स्थिर डीसी वॉइस प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें हम जो परिवर्तन होते हैं उनको भी क्या करते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। इस प्रकार से इस विधि का उपयोग हम ट्रांजिस्टर वॉइसिंग में करते हैं और यह सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। हम ट्रांजिस्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद देखने वाले हैं और उनका अर्थ समझने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला बिंदु है ट्रांजिस्टर गेन। ट्रांजिस्टर गेन क्या होता है? जब हम किसी भी ट्रांजिस्टर में जो इनपुट सिग्नल देते हैं और उससे प्राप्त होने वाला आउटपुट सिग्नल अधिक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। हमने इनपुट में कम सिग्नल दिया और आउटपुट में क्या हुआ, अधिक सिग्नल प्राप्त हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। अब इस सिग्नल में वोल्टेज हो सकता है, धारा हो सकती है और करंट हो सकती है। धारा यदि हम कम देते हैं और हमें अधिक धारा प्राप्त होती है उसको हम धारा गेन बोलेंगे। वोल्टेज हम कम देते हैं, अधिक वोल्टेज सिग्नल प्राप्त होते हैं तो उसको वोल्टेज गेन बोलेंगे। और यदि हम कम पावर देते हैं ट्रांजिस्टर में और हमें आउटपुट में अधिक पावर प्राप्त होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पावर गेन बोलेंगे। धारा गेन में जो इनपुट सिग्नल होता है वह कम होगा और जो ट्रांजिस्टर से आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा वह क्या होगा, अधिक होगा। हम यह भी बोल सकते हैं कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का अनुपात क्या कहलाता है, धारा गेन कहलाता है। गेन के लिए यह जरूरी है कि जो हम सिग्नल दे रहे हैं वह कम रहेगा और जो हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है वह अधिक रहेगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इनपुट सिग्नल क्या होगा, कम होगा और जो आउटपुट सिग्नल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, जो आउटपुट सिग्नल है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसमें हम वोल्टेज को भी ले सकते हैं। हमने क्या हुआ, कम वोल्टेज दिया, हमको अधिक वोल्टेज मिला तो वोल्टेज गेन हो गया। इसमें हम धारा को भी ले सकते हैं। हमने इनपुट में कम धारा दी, हमको ट्रांजिस्टर के द्वारा अधिक धारा मिली। ठीक, और साथ ही साथ हम इसमें पावर को भी ले सकते हैं। हमने ट्रांजिस्टर को कम पावर दी और हमको आउटपुट में अधिक पावर मिली तो वह क्या हो जाएगा, पावर गेन हो जाएगा। तो समझ में आया क्या होता है गेन ट्रांजिस्टर में। अब हम देखने वाले हैं धारा गेन क्या होता है। धारा गेन को दो बिंदुओं में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला रहता है अल्फा और दूसरा रहता है बीटा। इन दोनों में अलग अलग प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन प्रयुक्त किए जाते हैं। जो हमारा अल्फा होता है उसमें हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं और जो हमारा बीटा होता है उसमें हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हैं। जो धारा गेन अल्फा होता है उसमें हम कलेक्टर धारा तथा एमीटर धारा के बीच में जो अनुपात होता है उनके मध्य संबंध को ज्ञात करते हैं। और जो हमारा बीटा होता है उसमें हम बेस धारा तथा कलेक्टर धारा के मध्य में क्या करते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। इसमें आप लोग ध्यान रखना, जो पहला होता है अल्फा, इसमें क्या होता है, हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को मानते हैं और उसमें हम कलेक्टर धारा तथा एमीटर धारा के मध्य जो परिवर्तन होते हैं उसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। और हम इसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। जब हम बेस को कॉमन कर देते हैं तो जो हमारा अनुपात बचता है वो बचता है कलेक्टर करंट
बटे एमीटर करंट। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम बेस को क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, इसलिए जो हमारा अनुपात बनता है वह कलेक्टर धारा और एमीटर धारा के बीच में बनता है। इसमें जो हमारा अल्फा का मान है, इसमें आप लोग यहाँ नोट करना कि जो अल्फा का मान है वह होता है 0.95 से 0.99 के बीच में होता है। ठीक है, अल्फा का मान कितना होता है 0.95 से 0.99 के बीच में होता है। धारा गेन में हमारा दूसरा बिंदु है बीटा। बीटा क्या होता है, यह कॉमन एमीटर अभिन्यास का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। इसमें हम एमीटर को कॉमन कर देते हैं और जब हम इसमें एमीटर को कॉमन कर देते हैं तो जो हमारी कलेक्टर धारा होती है और बेस धारा होती है, दोनों के मध्य जो परिवर्तन होता है उसी को हम किससे दर्शाते हैं, बीटा से दर्शाते हैं। और जो इसमें सूत्र बनता है वह बनता है बीटा बराबर कलेक्टर करंट बटे बेस करंट। तो जो दूसरा बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा, जिसको किससे दर्शाया जाता है, बी से दर्शाया जाता है। इसमें जो आपका सूत्र बनेगा आपको पता है, हम इसमें एमीटर को कॉमन मान लेते हैं, तो जो सूत्र बनेगा हमारा कलेक्टर करंट बटे क्या बनेगा, बेस करंट। ठीक, कलेक्टर करंट बटे बेस करंट। एमीटर को हमने क्या मान लिया, कॉमन मान लिया। ठीक, और इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बीटा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक, धारा गेन में जो हमारा तीसरा है बिंदु वह है अल्फा एवं बीटा में संबंध। इसमें हम अल्फा एवं बीटा के मध्य में संबंध को दर्शाते हैं, जिसमें जो हमारा बीटा बराबर होता है अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, जिसमें हमारा बीटा बराबर होता है अल्फा 1 माइनस अल्फा। ठीक, ये हमारा बीटा का संबंध हो जाता है। अब इसी प्रकार इसमें अल्फा का संबंध भी बनता है, जो होता है अल्फा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा। ये दो प्रकार के संबंध आपको अल्फा एवं बीटा धारा गेन में देखने को मिलेंगे। किसी ट्रांजिस्टर में जो इनपुट वोल्टेज होता है और आउटपुट वोल्टेज होता है उसका संबंध क्या कहलाता है, वोल्टेज गेन कहलाता है। इसमें जो हमारा इनपुट वोल्टेज रहेगा वह कम रहेगा और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। इसमें जो आपका वोल्टेज गेन का जो सूत्र होता है वह होता है वोल्टेज गेन बराबर आउटपुट वोल्टेज बटे क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज। क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज। ठीक, ट्रांजिस्टर शब्दावली में तीसरा बिंदु है पावर गेन। इनपुट पावर और आउटपुट पावर का संबंध क्या कहलाता है, पावर गेन कहलाता है। इसमें इनपुट पावर जो रहेगी वो कम रहेगी और आउटपुट पावर रहेगी वो ज्यादा रहेगी, और दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, पावर गेन कहलाता है। इसमें जो हमारा सूत्र बनेगा वह बनेगा पावर गेन बराबर आउटपुट पावर बटे क्या हो जाएगा, इनपुट पावर। क्या हो जाएगा, इनपुट पावर। ठीक, और इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, हमारा पावर गेन कहलाएगा। ट्रांजिस्टर शब्दावली में जो हमारा थर्ड बिंदु है वह है बेस एमीटर वोल्टेज। बेस एमीटर वोल्टेज में हम क्या करते हैं, जो हमारे ट्रांजिस्टर में वोल्टेज दिया जाता है वह हमारा बेस टर्मिनल, ये हो गया हमारा बेस टर्मिनल, ठीक, और हमारा एमीटर टर्मिनल, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज देते हैं। क्या देते हैं, इनपुट वोल्टेज देते हैं। और हम जितना इस ट्रांजिस्टर में वोल्टेज को आरोपित करते हैं या प्रदान करते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं, बेस एमीटर वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है
कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। इसमें क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि हम वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज किसके माध्यम से देंगे, कलेक्टर और एमीटर के माध्यम से। हम इसमें जो वोल्टेज आरोपित करेंगे वह कलेक्टर और एमीटर के माध्यम से क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज देंगे। और आउटपुट कहां से लेंगे, हमारा बेस और कलेक्टर रहेगा तो कलेक्टर वाला यूज करेंगे, और एमीटर वाले से लेना है तो एमीटर वाले से यूज करेंगे। ठीक, अगला बिंदु है वह है एमीटर धारा। क्या होती है एमीटर धारा, यह समझते हैं। ट्रांजिस्टर के एमीटर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है और उसके कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एमीटर धारा बोलते हैं। इसको हम I से दर्शाते हैं। I मतलब करंट, E मतलब एमीटर, इसको हम I से दर्शाते हैं। और जो यह एमीटर धारा होती है यह किस में उपस्थित होती है, एमीटर में मिली एम्पियर में उपस्थित होती है। किस में उपस्थित होती है, मिली एम्पियर में आपको यह धारा देखने को मिलेगी। जो हमारा अगला बिंदु है वह है बेस धारा। ट्रांजिस्टर में बेस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के पुनर्मिलन के कारण जो विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है उसको हम बोलते हैं बेस करंट या बेस धारा। बेस धारा को IB से दर्शाया जाता है, IB से। और इसमें जो करंट होता है वह माइक्रो एम्पियर में होता है। क्यों होता है माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो बेस क्षेत्र होता है वो सबसे छोटा होता है और उसमें उपस्थित होने वाले होल्स और इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होते हैं। जब होल्स और इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होंगे या होल्स बहुत कम संख्या में होंगे तो वहां धारा का प्रवाह भी क्या होगा, कम संख्या में होगा। इसलिए इसमें जो धारा होती है वह किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, माइक्रो एम्पियर में उपस्थित होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वह कम मात्रा में मौजूद होते हैं। जो आपका अगला बिंदु है वह है कलेक्टर धारा। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और उसके कारण जो धारा का प्रवाह संभव होता है उसको बोला जाता है कलेक्टर धारा। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, IC से दर्शाते हैं। आपको पता है कि इसमें भी जो धारा की मात्रा होती है वह हमें मिली एम्पियर में देखने को मिलेगी। किसमें मिलेगी, मिली एम्पियर में देखने को। तो समझ में आया क्या होता है एमीटर धारा, बेस धारा और कलेक्टर धारा। ठीक है, इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने ट्रांजिस्टर के प्रकार देखे थे कि PNP और NPN ट्रांजिस्टर किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनकी किस प्रकार से संरचना होती है। आज की क्लास में हम ट्रांजिस्टर के अभिन्यास देखने वाले हैं, या जिसको बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे शब्दों में यदि हम बोलें कि ट्रांजिस्टर को परिपथ में किस प्रकार लगाया जाता है और उसको कितने प्रकार से हम लगा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर का अभिन्यास या कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं और हम यदि एक टर्मिनल को कॉमन कर दें तो 2 टर्मिनल बचते हैं, और जिसको हम कॉमन कर देंगे और जो टर्मिनल बचेगा उनको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, इन्हीं को इस अभिन्यास में समझाया गया है कि आप ट्रांजिस्टर को कितने प्रकार से लगा सकते हैं। जो यहाँ पर आपको 3 विधियां दी गई हैं, जिसमें पहली है कॉमन बेस अभिन्यास, दूसरी है कॉमन एमीटर अभिन्यास और तीसरी है कॉमन कलेक्टर अभिन्यास या कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको यह समझना है कि हम जिस टर्मिनल को कॉमन कर देंगे वह टर्मिनल इनपुट के समय और आउटपुट के समय दोनों जगह यूज होगा, और उसी टर्मिनल के हिसाब से हमारी इनपुट धारा जो हम ट्रांजिस्टर में देंगे और जो हमें आउटपुट धारा प्राप्त होगी उसका निर्धारण होगा, या जो वोल्टेज हम इनपुट में देंगे या जो वोल्टेज में आउटपुट हमको मिलेगा वोल्टेज में, उसी टर्मिनल के द्वारा निर्धारित होगा। तो हम इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए
कॉमन बेस अभिन्यास। इस डायग्राम में आप देखिए बेस को हमने कॉमन कर दिया है और इसको हमने यहाँ पर रेड मार्क से सिंबल से दर्शाया है। ठीक, बेस को क्या कर दिया है हमने, कॉमन कर दिया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा बेस तो हो गया कॉमन। अब जब हम इसमें ट्रांजिस्टर में इनपुट देंगे तो इनपुट के लिए हम एमीटर में लगाएंगे एक टर्मिनल और एक टर्मिनल में किस में लगाएंगे, बेस में, जिसमें जो प्लस वाला टर्मिनल है वो लगेगा एमीटर में और जो माइनस वाला टर्मिनल है वो कहाँ चला जाएगा, बेस में। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या किया, इस ट्रांजिस्टर में इनपुट वोल्टेज की सप्लाई दे दी। अब जब हमें आउटपुट लेना है तो आउटपुट के लिए हमें कोई ना कोई लोड लगाना पड़ेगा और लोड के लिए हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया है। और जब हम रजिस्टर के द्वारा लोड को लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लस वाला सिरा है वो बेस से कनेक्ट होगा और जो माइनस वाला सिरा किससे कनेक्ट होगा, कलेक्टर से। और इस प्रकार से हम इस अभिन्यास के द्वारा आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इनपुट वोल्टेज दिया जाएगा ट्रांजिस्टर में वो एमीटर और बेस के माध्यम से दिया जाएगा और जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलेगा वह कलेक्टर और बेस के माध्यम से मिलेगा। तो समझ में आया क्या होता है कॉमन बेस अभिन्यास। ठीक, अब दूसरे अभिन्यास पे हम आते हैं। जो हमारा दूसरा अभिन्यास है वह है कॉमन एमीटर अभिन्यास। क्या है, कॉमन एमीटर अभिन्यास। कहने का मतलब यह है कि हम इसमें एमीटर को क्या करेंगे, कॉमन रखेंगे और उसके बाद हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज इसमें क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। दूसरा डायग्राम देखिए, यहाँ हमने क्या किया है, एमीटर को कॉमन कर दिया है। ठीक, और जब हम इसमें इनपुट देंगे तो अभी क्या हो रहा था कि टर्मिनल बदल जाएंगे जब हम इसमें इनपुट देंगे। तो अब जब हम इसमें इनपुट देंगे तो यहाँ जो हमारा प्लस वाला सिरा है हम उसको बेस से कनेक्ट करेंगे और माइनस वाला सिरा किससे कनेक्ट करेंगे, एमीटर से। तो इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर में इनपुट देंगे और जब हमें लोड या आउटपुट के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होगी उस समय हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल लगाएंगे हम प्लस वाला कलेक्टर में और माइनस वाला किस में लगाएंगे, एमीटर में। ठीक, अभी देखिए यहाँ ऊपर आप माइनस लगा रहे थे लेकिन अब क्या लगा रहे हैं आप, प्लस। तो यह क्या होती है, जो इसमें टर्मिनल लगाने की स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और जो हमें इनपुट मिलता है वह टर्मिनल भी चेंज हो जाते हैं। इनपुट हम देंगे बेस और एमीटर से और हमें आउटपुट मिलेगा कलेक्टर और एमीटर से। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर लगा है लोड के रूप में। तो अब हमारा जो तीसरा अभिन्यास है वह है कॉमन कलेक्टर अभिन्यास। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम, किसको, नाम से ही स्पष्ट है कॉमन कलेक्टर। कॉमन किसको कर दिया हमने, कलेक्टर को कर दिया। जब कलेक्टर कॉमन हो गया तो हमने इनपुट किसके मध्य दिया, बेस और कलेक्टर के मध्य, और हमें आउटपुट या लोड किसके माध्यम से प्राप्त हुआ, एमीटर और कलेक्टर के माध्यम से। तो दूसरे शब्दों में यदि हम बोले कि जो दो टर्मिनल आपके बचते हैं उसमें से आप पहले टर्मिनल जो आपका रहेगा उसके माध्यम से आप क्या करोगे, इनपुट सिग्नल दोगे और जो दो टर्मिनल आपके बचते हैं उनमें क्या करोगे, आप लोड को जोड़ोगे या आउटपुट सिग्नल को प्राप्त करोगे। यही तीन विधियां होती हैं जिसके द्वारा हम ट्रांजिस्टर का यूज एम्पलीफायर परिपथ में करते हैं और क्या करते हैं, अपना आउटपुट सिग्नल प्राप्त करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है जो सबसे कम उपलब्धि देने वाला हमारा विन्यास होता है वह होता है कॉमन कलेक्टर। ठीक, इसमें क्या है, जो हमें आउटपुट मिलता है वह अन्य अभिन्यास की तुलना में कम मिलता है और इन दोनों में कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में सबसे ज्यादा हमें क्या होते हैं, आउटपुट सिग्नल प्राप्त होते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि अधिकतर कौन से अभिन्यास या कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, तो आप क्या बताओगे, वह होता है कॉमन एमीटर। ठीक, एग्जाम में भी यदि आता है कि सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला ट्रांजिस्टर का अभिन्यास कौन सा है, तो कौन सा है, कॉमन एमीटर अभिन्यास। ठीक, जिसमें आप क्या करोगे, बेस और एमीटर से इनपुट वोल्टेज दोगे और कलेक्टर और एमीटर से आपको क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा।
ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? आप यहाँ ये भी देख सकते हैं 3 टर्मिनल है। ठीक, यदि हमने इन दो के मध्य में मान के चलिए हमने इसके मध्य में और इसके मध्य में क्या दिया, इनपुट दिया। ठीक, तो अब 2 ही बची हैं, तो इनके मध्य में हमको क्या प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ठीक, बस इन्हीं को क्या करेंगे, हम बदलते रहेंगे और जो 2 बचेंगे उनसे क्या कर लेंगे, आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आए? ठीक, कि आप इस प्रकार से इनका कॉन्फ़िगरेशन या इनको परिपथ में लगाया जाता है। ठीक है, ओके। आज हम ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग देखने वाले हैं कि हम ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स में या दूसरी जगह पर किस किस रूप में हम उसका उपयोग करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर का अनुप्रयोग या ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना। ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग में जो हमारा पहला बिंदु है, स्विच की तरह प्रयोग करना। सभी जानते हैं आप लोग स्विच को। स्विच का कार्य क्या होता है, किसी परिपथ को ऑन तथा ऑफ करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल में स्विच का प्रयोग करते हैं। जब हमारा स्विच क्लोज होता है तो परिपथ हमारा चालू होता है, उसमें विद्युत की सप्लाई जाती है। जब हमारा स्विच ओपन होता है तो परिपथ बंद होता है, उसमें विद्युत की सप्लाई नहीं जाती है। अब ट्रांजिस्टर को भी हम एक स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए हमें कुछ शर्तों का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसकी हमने 2 प्रकार की बाइसिंग भी देखी, ट्रांजिस्टर को लगाने के तरीके, या उनमें जो डीसी देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग। इसमें हम 2 प्रकार के जंक्शन सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। जो हमारा पहला जंक्शन होता है वह होता है एमीटर बेस, और जो हमारा दूसरा जंक्शन होता है वह होता है कलेक्टर बेस। अब हम इन दोनों जंक्शन के आधार पर ही यह डिसाइड करते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वह एक क्लोज स्विच की तरह कार्य करेगा या ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा। और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर के कुछ मोड होते हैं, उन्हीं मोड के द्वारा हम ट्रांजिस्टर को प्रचालित करके इसका यूज ओपन स्विच तथा क्लोज स्विच की तरह करते हैं। इसमें जो हमारा पहला मोड होता है स्विच के रूप में, वह होता है हमारा सैचुरेशन मोड, और जो हमारा दूसरा मोड होता है वह होता है कट ऑफ मोड। दोनों में जब हम ट्रांजिस्टर को अरेंज करते हैं या लगाते हैं, उसके एमीटर और कलेक्टर के टर्मिनल को, या एमीटर जंक्शन या कलेक्टर जंक्शन को, उसी के आधार पर हमें यह सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड क्या होता है, प्राप्त होता है। तो पहले हम देखते हैं इसका सैचुरेशन मोड क्या होता है। सैचुरेशन मोड की यदि हम बात करें, इसमें सैचुरेशन मोड में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वह एक बंद स्विच की तरह कार्य करेगा। इसमें हम एमीटर बेस, ये हो गया हमारा एमीटर जंक्शन, ये हो गया हमारा कलेक्टर जंक्शन। ठीक, इसमें हम एमीटर जंक्शन को किस में लगाएंगे, फॉरवर्ड वाइस में लगाएंगे, और जो हमारा कलेक्टर जंक्शन भी रहेगा उसको भी हम किस में लगाएंगे, फॉरवर्ड वाइस में लगाएंगे। और जब हम सैचुरेशन मोड में एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन को लगाते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर एक क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है, एक बंद स्विच की तरह कार्य करता है। तो आया समझ में? ठीक, जो हमारा दूसरा मोड है स्विच के रूप में वह होता है कट ऑफ मोड। कौन सा होता है, कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड होता है। इसमें हम एमीटर जंक्शन को और कलेक्टर जंक्शन को दोनों को किस में लगाते हैं, रिवर्स वाइस में लगाते हैं। एमीटर जंक्शन को भी रिवर्स में लगाएंगे, कलेक्टर जंक्शन को भी रिवर्स में लगाएंगे। जब हम दोनों को रिवर्स में लगाते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, कट ऑफ मोड बोल देते हैं। और जब कोई भी ट्रांजिस्टर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा तो वह क्या हो जाएगा, एक ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा।
जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं खुला स्विच। ठीक, इसमें आपका किसी भी प्रकार की किसी भी सिग्नल धारा या किसी भी चीज का प्रवाह इसमें क्या होगा, नहीं होगा। तो समझ में आया स्विच की बात हम कैसे ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अब जो हमारा दूसरा यूज है वह है एम्पलीफायर की भांति प्रचालन। एम्पलीफायर क्या होता है, थोड़ी सी उसकी परिभाषा देख लो। वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में बदलना या बढ़ाना क्या कहलाता है, एम्पलीफाई करना कहलाता है। और यही कार्य क्या करता है, एम्पलीफायर करता है। जब हम एम्पलीफायर का निर्माण करते हैं तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं और यही ट्रांजिस्टर हमारे एम्पलीफिकेशन की प्रक्रिया में क्या करता है, बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। इसके लिए हमें कुछ इसके मोड तय किए हैं। हमें यदि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में चलाना है तो हमें इसको हमेशा एक्टिव मोड में प्रचालित करना पड़ेगा। किस मोड में प्रचालित करना पड़ेगा, एक्टिव मोड में। एक्टिव को आप सक्रिय भी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें भी हम जो एमीटर जंक्शन को है इसमें हम फॉरवर्ड में अरेंज करेंगे या लगाएंगे और जो हमारा कलेक्टर जंक्शन है उसको किस में लगाया जाएगा, रिवर्स बायस में लगाया जाएगा। और जब इस प्रकार से ट्रांजिस्टर को अरेंज किया जाएगा तो वह हमें एक एम्पलीफायर के रूप में हम ट्रांजिस्टर को क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे और हमें एक यहाँ हाई गेन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हाई गेन प्राप्त होगा, जिसके कारण हम इसका यूज एम्पलीफायर में कर पाएंगे। तो आया समझ में क्या होता है एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग या कैसे इसको लगाकर आप इसको एक्टिव मोड में लगाकर एम्पलीफायर के रूप में इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। किसको, ट्रांजिस्टर को। जो हमारा तीसरा है वह है वोल्टेज रेगुलेटर का प्रचालन। ठीक है, ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग में जो हमारा अगला बिंदु है वह है वोल्टेज रेगुलेटर की भांति ट्रांजिस्टर का उपयोग। जब हम एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करते हैं तो एक डायोड के हाफ वेव या फुल वेव के माध्यम से उसको क्या करते हैं, डीसी बनाते हैं। डीसी बनाने के बाद आप लोगों को जानकारी है कि उसमें कुछ एसी के कण रह जाते हैं जिनको हम रिपल बोलते हैं और उन्हीं रिपल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि फिल्टर के रूप में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं जहां जैसी जरूरत होती है। उसके बाद क्या होता है कि हमें एक स्थिर डीसी की जरूरत होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए हमें एक स्टेबल डीसी की जरूरत पड़ती है और वह तभी संभव है कि हम उसमें, जैसे हम एक फैन में रेगुलेटर लगाते हैं जो हमारे फैन को नियत धारा या नियत वोल्टेज प्रदान करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में रेगुलेटर के रूप में हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को जो हमारा परिपथ रहता है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं और जो हमारे डायोड है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, उनको अपन यथास्थिति पर लगा देते हैं जिस प्रकार से उनका अरेंजमेंट होता है। तो यह क्या करता है, जो आउटपुट में हमें डीसी वोल्टेज प्राप्त होना रहता है उसको क्या करता है, यह स्थिर बनाए रहता है। इसके लिए कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारा कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर भी कभी कभी हम यूज कर लेते हैं, रजिस्टर भी यूज करते हैं और इस प्रकार से हमें यह एक ट्रांजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम इसका यूज करते हैं और हम अपने वोल्टेज को क्या करते हैं, नियत बनाए रखते हैं। यदि वोल्टेज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता भी है तो वह इसको क्या करता है, स्थिर बनाए रखता है और हमें एक नियत मान वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो हम देखने वाले हैं वह है ट्रांजिस्टर पैकेजिंग। ट्रांजिस्टर के जो अवयव होते हैं उनको किस आकार एवं प्रकार के खोल में बिठाया जाए वह क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर की पैकेजिंग कहलाती है। ट्रांजिस्टर में हम जो डोपिंग वगैरह करते हैं उसके बाद जो एमीटर, कलेक्टर और बेस का आकार होता है उन्हीं आकारों को हम कितने प्रकार से पैक करने के बाद उनको उपयोग में ला सकते हैं वही क्या कहलाती है, ट्रांजिस्टर की पैकेजिंग कहलाती है। इसमें जो हमारे
कम मान या कम वोल्ट वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसको हम अलग पैकेजिंग में यूज करते हैं। जो हमारे थोड़े से ज़्यादा मान वाले ट्रांजिस्टर होते हैं उनको अलग मान की पैकेजिंग हम देते हैं और एक्स्ट्रा वालों को हम अलग प्रकार की पैकेजिंग प्रदान करते हैं। जो ज़्यादातर आपको देखने मिलेंगे प्लास्टिक पैकेजिंग, यह कम मान वाले ट्रांजिस्टर में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा यदि हम आगे जाते हैं तो आपको सिरेमिक वाला मिल जाएगा। उसके बाद आपको मेटेलिक पैकेजिंग मिल जाएगी और जो अच्छे लेवल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें आपको पावर पैकेजिंग वाला ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएगा। पैकेजिंग दूसरा यदि हम उदाहरण लें तो कोई भी चीज़ है जो कच्ची चीज़ है उसको हमने प्रोसेस किया और उसके बाद जब हम उसको लास्ट स्टेज में उपयोग से पहले अच्छी तरह से बंद करना या पैक करना ही क्या कहलाता है, पैकेजिंग कहलाता है। वैसे ही हमने ट्रांजिस्टर के मटेरियल का निर्माण किया और उसको अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमने क्या किया, उसकी पैकेजिंग की। तो समझ में आया क्या होता है पैकेजिंग। ठीक, 4 प्रकार की पैकेजिंग यहाँ पर आपको दी गई है। कुछ नहीं, प्लास्टिक में रहेगा तो उसको हम प्लास्टिक में पैक करके ट्रांजिस्टर का निर्माण करेंगे तो बाहरी खोल है उसका। सिरेमिक में आप सिरेमिक का यूज करोगे, मेटेलिक में कोई भी धातु का पदार्थ आप उसमें यूज करोगे और पावर में जो आपने स्टील जैसी जो आईसी देखी है उनको अपन क्या बोलते हैं, पावर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर में जो हमारा अगला बिंदु है वह है हीट सिंक। हीट सिंक 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला होता है हीट, दूसरा होता है सिंक। ऊष्मा को सोखने वाली युक्ति क्या कहलाती है, हीट सिंक कहलाती है। 5 वाट से अधिक क्षमता वाले ट्रांजिस्टर और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में जब हीट अधिक मात्रा में हो जाएगी तो वह क्या करेंगे, जो उनका अचालक का गुण है, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर आईसी वगैरह में हम अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे। यदि वहां हीट हो जाएगी तो वह अर्धचालक क्या बन जाएंगे, चालक बन जाएंगे और हमारा जो ट्रांजिस्टर है या आईसी है वह अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगी। तो उनको ठंडा करने के लिए या उनकी कूलिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर में जो हीट सिंक है वह हम अधिकांश समय कलेक्टर वाला भाग होता है उसके ऊपर लगाते हैं। हीट सिंक के रूप में हम एक धात्विक भाग, मोटा धात्विक भाग कलेक्टर के ऊपर लगा देते हैं, जो कलेक्टर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेता है और वातावरण में क्या कर देता है, विसरित कर देता है या विकिरित कर देता है। आपने कभी कभी कंप्यूटर में भी देखा होगा कि जो कंप्यूटर में आईसी प्लेट लगी रहती है और जो प्रोसेसर लगा रहता है उसमें भी बहुत सारे हीट सिंक का हम प्रयोग देखते हैं। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। जब हम कंप्यूटर को लंबे समय चलाते हैं तो हमारा कंप्यूटर गर्म होने लगता है और उसमें उस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए हम हीट सिंक के रूप में किसका यूज करते हैं, फैन का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है, उसकी आईसी को ठंडा रखने का कार्य करता है। साथ ही साथ में उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गया, उसमें हम एल्युमिनियम एवं कास्ट एल्युमिनियम से बनी हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। वह हीट सिंक क्या करती है, ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करके ऊष्मा को क्या कर देती है, वातावरण में विकृत कर देती है। यदि हम हीट सिंक का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे डिवाइस हैं या युक्ति हैं वह प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी और हमारा जो आउटपुट है या जो काम हम करना चाहते हैं वह क्या होगा, अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो समझ में आया क्या उपयोगिता होती है हीट सिंक की और हम इसका उपयोग क्यों करते हैं।